हेलो, मैं अलीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्प्रेडशीट। तो इसमें हम जानेंगे कि स्प्रेडशीट क्या होता है और उसका क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट का मुख्य काम क्या है। ऑप्शन ए है हमारा वीडियो बनाना, ऑप्शन बी है हमारा डेटा को रो और कॉलम में रखकर गणना करना, ऑप्शन सी है हमारा गेम खेलना, ऑप्शन डी हमारा फोटो एडिट करना। तो जो स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट इसको हम डिजिटल रजिस्टर भी कह सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये हमारे डेटा को रो एंड कॉलम में रखकर उसकी गणना करता है। यानी एक हमारा ऐसा चार्ट पेपर हो जाएगा जिसमें ऊपर हमारे क्या होती है, हेडिंग्स लिखी होती है। जैसे कि हेडिंग्स हमारी ए बी सी डी ई एफ और जी, और इधर जो होगी वो हेडिंग्स होंगी 1 2 3 यानी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से एक चार्ट पेपर जिसमें बहुत सारे कॉलम्स या बॉक्स बने होंगे। इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा या लिब्रे ऑफिस कैल में या एक्सेल में। इसमें जो भी हम डेटा लिखते हैं, यानी जो भी नंबर्स या अल्फाबेट्स या अपना जो भी डेटा लिखेंगे वो क्या करता है, रो इनको बोलते हैं, इस वाली लाइंस को यानी हॉरिजॉन्टल को, और जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं यानी वर्टिकल वाली लाइंस को। ये हो जाते हैं और रो एंड कॉलम मिलकर हमारे सेल बनाते हैं। यानी ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम लोग बॉक्स या नहीं कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं सेल्स। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, रो को और कॉलम्स में हमारे डेटा को रखकर डेटा की गणना करता है यानी कैलकुलेशन करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी डेटा को रो एंड कॉलम में रखकर गणना करना ही स्प्रेडशीट का काम होता है। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का पता कैसे चलता है, यानी सेल का पता हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इस तरीके की हमारी स्प्रेडशीट होती है। इधर नंबर्स लिखे होते हैं और इधर हेडिंग्स लिखी होती हैं, और इसके ऊपर एक जो पट्टी होती है वहां पे होता है हमारा एड्रेस बार, और इसी के ठीक आगे होगा आपको मिलेगा फॉर्मूला बार। यानी आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा, और यानी सेल का एड्रेस। अब हम बात करते हैं सेल एड्रेस होता क्या है। इस तरीके से अपने स्प्रेडशीट को हम बना लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि अपनी कोचिंग का नाम कॉन्सेप्ट पाठशाला, तो अब हमें पता लगाना है कि हम कौन से सेल पे हैं, यानी हमारे इस सेल का एड्रेस क्या है। तो ये जो हेडिंग्स हैं और ये वाली हेडिंग्स मिलकर ही हमारा एड्रेस बनाती है। यानी हम कौन सी हेडिंग्स पे हैं, बी वाली हेडिंग्स पे हैं। ठीक है, और इधर में कौन सी हेडिंग्स पे है, 3 वाली। तो इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, इस सेल का एड्रेस है B3। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पूरे स्प्रेडशीट में हमारा जो कर्सर या हमारा जो सेल सेलेक्ट है उसका एड्रेस क्या है, B3 है। तो इससे पता चल जाएगा, हम इधर से देखेंगे तब भी हम 3 वाले
सेल्स पे हैं और इधर से देखेंगे तब भी हम 3 वाले सेल्स पे ही होंगे। तो इस तरीके से अगर हमें सेल का पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, इस तरीके से भी नहीं लिखते कि रो 1 कॉलम 1 या रो -1 या A1, ऐसे भी नहीं लिखते। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, A1। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कई सेल के समूह को क्या कहते हैं, यानी कई सेल के समूह को क्या कहते हैं। आ जाते हैं पीछे थोड़ा, जैसे कि अब हमने यहाँ पे लिखा और इसमें भी हम अल्फाबेट्स लिख लेते हैं ABC। तो ये जो अगर हम पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेल का समूह हो जाता है। इस तरीके के, यानी अगर हमने बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट किया है तो उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। वर्कबुक इसलिए नहीं बोलते हैं, वर्कबुक क्या होती है हमारी, वर्कबुक में हमें कई सारी शीट्स मिलती हैं, खाली मिलती हैं। और जो शीट होती है, यानी जिस तरीके से अभी हमने बनाई थी, शीट्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को लिखते हैं, को लिखते हैं, ठीक है। और सेल क्या होता है, उसे शीट के जो छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं उसी को हम सेल कहते हैं। तो इन तीनों, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कई सेल के समूह को हम रेंज कहते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्कबुक क्या होता है, यानी वर्कबुक क्या है। अभी हमने बताया कि एक सेल वो हमारा वर्कबुक नहीं होता, या पूरी एक शीट ये भी हमारी वर्कबुक नहीं होती। जैसे कि अगर हम रजिस्टर की बात करें तो उसकी एक लाइन वो हमारी वर्कबुक नहीं होगी, या उसका एक पेज हमारा वर्कबुक नहीं होगी, वो पूरी ही नोटबुक हमारी क्या होगी, वो वर्कबुक होगी। इसी तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कई शीट वाली एक फाइल। आपको एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स मिल जाती हैं। आप यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 और उसके आगे प्लस का सिंबल बना होता है। यानी जब अगर हमें इसके आगे हमने 3 शीट्स अपनी फिल कर ली है अपने डेटा से, उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट शीट की जरूरत पड़ती है तो हम इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम जितनी चाहे उतनी नई शीट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी शीट्स आपको कहाँ मिलती हैं, एक वर्कबुक के अंदर मिलती हैं। तो इसी का सही ऑप्शन होगा कई शीट वाली एक फाइल को वर्कबुक कहते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेल में डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं। यानी जब हमारा ये एक्सेल का विंडो ओपन होती है तो उसमें सबसे पहले तो इस तरीके से पूरी विंडो होती है, आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, हेडिंग्स लिखी होंगी, सारे टूल्स मिलेंगे, आइकन्स मिलेगा, मेन्यू बार, स्टेटस बार सब मिलेगा। D, E, F, G और H। तो उसमें जो हमें नीचे भी हमने बताया ना स्टेटस बार होता है, अभी हमने आपको लिख के भी बताया था कि यहाँ पे हमको मिलती है शीट 1, शीट 2 और शीट 3, यानी 3 शीट हमें पहले से ही, जब हम एक्सेल की विंडो ओपन करेंगे, यानी एक्सेल को ओपन करेंगे तो जो उसकी विंडो हमारे सामने खुल के आती है उसमें, और जो शीट 3 होती है उसके आगे हमें प्लस का सिंबल देखने को मिलता है। यानी पहले हमें डिफॉल्ट 3 शीटें दिखाई देती है, उसके बाद हमें जितनी भी शीट चाहिए होगी हम आगे ऐड कराते चले जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। यानी एक्सेल में कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए
काम आते हैं, और उससे ही हमारे जो डेटा होता है उसका काम हम आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। तो कभी भी अगर हम लोग एड्रेस बार में या कोई सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल हमेशा लगाते हैं। अगर आपने इक्वल का सिंबल नहीं लगाया है तो आपने भले ही पूरा फॉर्मूला आगे का सही लिखा हो, अगर इक्वल लगाना भूल गए तो वो फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। यानी हमेशा जो एक्सेल में फॉर्मूला या कैल में जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है इक्वल का सिंबल, बिना इसके कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कीज क्या है? तो ये हमने शॉर्टकट कीज आपको बताई थी कि आई से क्या होता है, इटैलिक होता है, यू से अंडरलाइन होगा, एल से अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। यानी बोल्ड करने की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल बी, और बोल्ड करने से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा गहरा हो जाता है। तो इसकी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कंट्रोल बी करने से हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, यानी थोड़ा सा गहरा हो जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई वर्कबुक बनाने का शॉर्टकट, यानी अगर हमें एक नई वर्कबुक ही चाहिए होगी तो उसका शॉर्टकट क्या है? तो उसका शॉर्टकट होता है, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी है हमारा कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी है हमारा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और ऑप्शन डी है हमारा कंट्रोल प्लस एम। तो ओ तो हो जाता है ओपन के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए। एन क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू से हो जाता है जो हमारी वर्तमान समय में जो फाइल या जो डॉक्यूमेंट्स ओपन है उसको क्लोज करने के लिए। और कंट्रोल एम का ज्यादातर यूज नहीं होता, इसकी शॉर्टकट कम यूज होती है कंट्रोल एम की। तो इसका सही ऑप्शन होगा, नई वर्कबुक बनाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। यानी जब हम कंट्रोल एन को प्रेस करते हैं तो हमारी पूरी वर्कबुक ही एक हमको नई मिल जाती है। यानी उसके अंदर शीट्स तो बहुत सारी होंगी, लेकिन अगर हमें एक नई वर्कबुक चाहिए, एक नई शीट नहीं चाहिए, एक पूरी वर्कबुक ही नहीं चाहिए, तो हम कंट्रोल एन करते हैं। या न्यू वाले ऑप्शन पर भी जाके कर सकते हैं, फाइल वाले टैब में जाएंगे और उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा न्यू का। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीट का नाम बदलने के लिए ऑप्शन ए है शीट पर डबल क्लिक, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एन, या ऑप्शन डी है हमारा F1। तो जो शीट होती है हमारी एक्सेल की इस तरीके से होती है। अब हमें बार बार ये शीट्स बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। हेडिंग्स आप लोग समझ ही जाएंगे। इस तरीके से होती है, आगे आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे शीट्स लिखी होती हैं, अभी हमने ये भी बताया है, शीट 1, शीट 2, ठीक है। अगर हम चाहते हैं, जैसे कि हमने शीट 1 पर अपना डेटा लिखा या एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे शीट 1 लिख करके ना आए, यहाँ पे हम अपनी ये इस शीट को कोई नाम देना चाहते हैं। तो उसको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, इस शीट पे जाएंगे और यहाँ पे डबल बार क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, यानी डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, तो हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और इसको इस शीट 1 को रिमूव करने का ऑप्शन आ जाता है। फिर हम इसको रिमूव करके जो हम नाम चाहें अपनी शीट का, उसको उस शीट को वो नाम दे सकते हैं और वो नाम यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, शीट पर डबल क्लिक।
क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए है हमारा औसत निकालता है, ऑप्शन बी हमारा सेल को जोड़ता है, ऑप्शन सी है हमारा सबसे बड़ा नंबर बताता है, या ऑप्शन डी है हमारा गिनती करता है। इन सभी औसत निकालने के लिए अलग फंक्शन होता है, सेल को जोड़ने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ा नंबर बताने के लिए भी अलग फॉर्मूला होता है। यानी एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो जो सम फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जोड़ना, यानी ऐड करना। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? सेल्स को जोड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यानी अगर हमें कुछ ऐड करना है, ये जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके से लिखेंगे, सम इक्वल सम ब्रैकेट ऑन, फिर 2 कॉमा 2 ब्रैकेट बंद, और जब एंटर करते हैं तो ये हमें बता देता है कि इसका आंसर 4 होगा, इस तरीके से। क्लियर? तो ये सम फंक्शन हमारा क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्स फंक्शन क्या देता है? यानी जो मैक्स फंक्शन है ये हमें क्या देता है? ऑप्शन ए है हमारा सबसे छोटा मान, ऑप्शन बी है हमारा सबसे बड़ा मान, ऑप्शन सी है जोड़, ऑप्शन डी है औसत। तो जो मैक्स होता है इसका फुल फॉर्म होता है, यानी इसका फुल नाम होता है मैक्सिमम। तो ये क्या काम करता है? जो मैक्स फंक्शन होता है हमारा, ये हमें मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी संख्या बताता है। अगर जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 10, 20, फिर 10, 15, 20, 25 और लास्ट में लिख लिया 50, और हमने इन सेल की रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन किया, और जैसे ये हमारा ए से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? A1 से लेकर के A8 तक के सेल की रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में हम कर देंगे एंटर। एक सेकंड, जब हम रेंज लेते हैं ना तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके का पॉइंट बन जाता है। तो जब हम एंटर करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर ये क्या है? हमारा 50। तो ये हमारा इस रेंज में सबसे बड़ा मान हमें बताएगा। तो इस तरीके से ये मैक्स फंक्शन काम करता है। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सबसे बड़ा मान बताना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है इक्वल इफ ब्रैकेट A1 ग्रेटर देन 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन फेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज में A1 बराबर किसके है? 60 के, यानी 60 के है, हो तो क्या आएगा? ऑप्शन ए हमारा पास, ऑप्शन बी हमारा फेल, ऑप्शन सी है हमारा 60, या ऑप्शन डी है हमारा एरर। तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा फंक्शन है और ये क्या कह रहा है। तो इक्वल हमने बताया है कि क्यों लगाते हैं। अगर इक्वल नहीं लगाएंगे तो कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और इफ वाला जो फंक्शन होता है यहाँ पे एक्सेल में, उसका काम हम कंडीशन देने के लिए करते हैं। यानी अगर हमें कोई कंडीशन देनी होती है तब हम इफ का यूज करते हैं। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। तो जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन A1
ग्रेटर देन 50, फिर यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, और यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये n के बराबर किसके, 60 के। तो ये फॉर्मूला कह रहा है यदि ये वाला नंबर यानी ये जो 60 है ये बड़ा है अगर 50 से, तो यहाँ पर हमारा पास लिख के आ जाए, और अदरवाइज अगर ये हमारा नंबर छोटा है 50 से तो यहाँ पे फेल लिख के आ जाए। तो 60 क्या होता है, 50 से बड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या लिख के आएगा, पास। क्या लिख के आएगा, पास। ये फॉर्मूला कह रहा है यदि ये संख्या बड़ी है किससे, 50 से, तो यहाँ पे अगर 50 से बड़ी है तभी यहाँ पे पास लिख के आएगा, अगर छोटी होती है तो अदरवाइज हमारा क्या लिख के आएगा, फेल लिख के आएगा। तो 60 क्या होता है, बड़ा होता है ना 50 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, पास। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, पास। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राउंड ब्रैकेट ओपन 3.456 यानी 456.2 का परिणाम क्या आएगा। ये बात कर रहा है हमारे राउंड फंक्शन की, यानी सबसे पहले समझते हैं कि राउंड फंक्शन किस कंडीशन पे काम करता है। तो ये हमारा हमेशा डेसिमल वैल्यू को देखता है, यानी इसका इस 3 से लेना देना कोई नहीं है। ये काम किस पे करता है, हमेशा पॉइंट के बाद वाली यानी दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर ये काम करता है। और इसकी 2 कंडीशन होती है, पहले जान लेते हैं ये किस कंडीशन पे काम करता है। तो आइए जानते हैं राउंड फंक्शन किस कंडीशन पे काम करता है। तो जो राउंड होता है, राउंड फंक्शन हमारा, उसकी एक पहली कंडीशन होती है कि अगर हमारे पॉइंट की बाद वाली संख्या 0 से 4 के बीच में होती है, यानी ये जो 0 से 4 के बीच में, इसको इरेज कर देते हैं, ये जो 0 से 4 के बीच में होती है, इसकी लास्ट 2 डिजिट, पॉइंट के लास्ट 2 डिजिट हमारी 0 से 4 के बीच में होती है, तो ये कोई भी चेंजेस नहीं करता है इसमें, नो चेंज। लेकिन इसकी सेकेंड कंडीशन ये होती है कि अगर वो संख्या 5 से 9 के बीच में है, यानी अगर यहाँ पे जैसे कि ये 5 और 6 लिखा हुआ है, ये अगर यहाँ पे 5 या 8 भी लिखा होता है या 5 या 9 भी लिखा होता, तो उसमें ये क्या करता, 1 को ऐड कर देता है। ठीक है। तो ये दो कंडीशन पे काम करता है। पहली कंडीशन क्या होती है, 0 से 4 अगर होगा हमारे पॉइंट के बाद वाली डिजिट में, तो ये उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है। और अगर उसमें 5 से 9 के बीच वो संख्या होती है तो उसमें ये 1 को ऐड कर देता है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस कंडीशन पे काम करता है। तो अगर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा इक्वल राउंड, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 456,2। अब जान लेते हैं कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है। यानी ये क्या कह रहा है, पॉइंट के लास्ट 2 डिजिट, ये जो लास्ट में 2 डिजिट दिए हुए हैं, इस पे हमें काम करना है। तो ये क्या है, ये 5 और 9 के बीच में है, यानी 5 भी है और ये 9 के बीच में आ रही संख्या ना 6 आती है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 को ऐड कर देगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता 3 ये हो जाता, मतलब 457। लेकिन ये क्या कह रहा है, सिर्फ इन 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये 6 पे काम नहीं करेगा।
6 पे काम नहीं करेगा, सिर्फ करेगा किस पे, 5 और 4 पे, इन दोनों पे। तो ये भी क्या हो रही है, लास्ट की जो हमारी डिजिट है वो 5 आ रही है, तो इसमें भी ये चेंजेस करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3.46 यानी 46। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेन का परिणाम। लेन, यहाँ पे लेन फंक्शन की बात हो रही है, तो जान लेते हैं लेन क्या करता है। लेन, और यहाँ पे लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में एक्सेल, एक्सेल। फिर इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी एरर। तो जो हमारा लेन होता है ये क्या काम करता है, हमारे अल्फाबेट्स को काउंट करता है। यानी अगर हम बात करें हमारे नाम की, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल लेन और यहाँ पे हमने कोई भी नाम दे दिया, तो वो क्या काम करेगा, उस नाम में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो आपको बता देगा, वो नंबर्स बता देता है आपको कि इसमें आपके 5 लेटर्स आ रहे हैं। यानी इसमें लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में एक्सेल, EXCEL, यानी 5 लेटर्स आ रहे हैं ना। तो ये क्या काम करता है, उन लेटर्स को काउंट करके बताता है। तो इसका काम भी यही होता है, अल्फाबेट्स को काउंट करके बताता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी लेन का परिणाम 5। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग, ऑप्शन ए है डेटा के अनुसार सेल का रंग बदलना, ऑप्शन बी हमारा फॉर्मूला लिखना, ऑप्शन सी है हमारा प्रिंट करना, या ऑप्शन डी हमारा सेव करना। तो फॉर्मूला लिखने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला हमें खुद लिखना पड़ेगा और वो जो लिखा हुआ फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला बार में आपका शो होगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी तो नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो प्रिंट करना, यानी जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाया है अगर हमें उसको प्रिंट करना होगा तो हम कंट्रोल P या प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाकर के उसको प्रिंट कर लेंगे। अगर सेव करना होगा उसी डॉक्यूमेंट्स को तो हम कंट्रोल S या सेव वाले ऑप्शन से करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डेटा के अनुसार सेल का रंग बदलना, यानी ऑप्शन ए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, उसमें अगर आपने लिख दिया 10 लेस देन, तो अगर आपने 1 से 100 तक की कोई सारी गिनती लिखी और उसके बाद में आपने उस डेटा को सेलेक्ट करके 10 लेस देन कर दिए, यानी 10 से नीचे जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कर देगा, उनको हाईलाइट कर देगा, यानी उन सेल्स का कलर चेंज कर देता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेटा वैलिडेशंस का उपयोग क्या होता है, डेटा वैलिडेशंस का उपयोग। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए हमारा सेल में क्या लिखा जा सकता है उसे रोकना, ऑप्शन बी है चार्ट बनाना, ऑप्शन सी है प्रिंट सेटिंग, ऑप्शन डी है रंग बदलना। तो चार्ट बनाने के लिए अगर हमें अपने एक्सेल की शीट में अगर चार्ट बनाना है तो हम इंसर्ट टैब पर जा करके वहां हमें कई प्रकार के चार्ट्स मिलते हैं, तो हम जो भी चाहेंगे वो चार्ट हम इंसर्ट करा लेंगे और अपना डेटा उसके अनुसार लिख लेंगे। ऑप्शन बी होता है प्रिंट सेटिंग, यानी अगर हमें प्रिंट की कोई सेटिंग करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है उसकी कोई सेटिंग करनी है, तो वो हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके करते हैं। ऑप्शन डी होता है रंग बदलना, यानी अगर हमें अपने डेटा का रंग बदलना है या उसकी डिजाइन चेंज करना है तो हम डिजाइन वाले ऑप्शंस पे आते हैं, या होम टैब से भी उसका कलर, फॉन्ट कलर या हाईलाइट ये सारी चीजें कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन से क्या होता है, अगर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे डेटा में गलती से भी कोई गलती ना हो, तो हम क्या करते हैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का
यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर हमें नेम ही लिखना है, नंबर्स नहीं लिखने, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमें शीट में अपना डेटा लिखना होगा उस पर हम क्लिक कर देते हैं और डेटा वैलिडेशंस वाले ऑप्शन पे जाते हैं। फिर वहां हम उसकी कुछ सेटिंग्स करते हैं। तो उसके बाद अगर हम फिर से आते हैं यहाँ पे, और अगर हमने फिर से गलती से यहाँ पे नंबर लिख दिया, यानी अल्फाबेट्स नहीं लिख करके डिजिट लिख रहे हैं, तो वो हमारे उस नंबर्स को यहाँ पर नहीं लेगा। वो बता देगा आपको, एक वार्निंग का भी सिंबल आता है, वो बता देगा आपको कि यहाँ पे डिजिट्स नहीं लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारे डेटा में गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, सेल में क्या लिखा जा सकता है उसे रोकना। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम इफ का उपयोग। सम इफ का उपयोग, अभी हमने बताया कि इफ वाले फंक्शन का काम क्यों किया जाता है, यानी कंडीशन देने के लिए किया जाता है। लेकिन सम इफ का काम क्यों किया जाता है? सम मतलब भी अभी हमने बताया ही, जोड़ना, और इफ मतलब होता है कंडीशन के साथ जोड़ना। ठीक है, तो अब देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा शर्त के साथ जोड़ना, ऑप्शन बी है सभी सेल को जोड़ना, ऑप्शन सी है औसत निकालना, ऑप्शन डी है गिनती करना। तो अगर आपने अभी हमने बताया है वीडियो में सम और इफ भी बताया है, अगर आपने दोनों देखे हैं, पूरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको इसका ऑप्शन यानी इसका सही ऑप्शन पता चल गया होगा कि क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी शर्त के साथ जोड़ना। यानी जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है, कुछ एक कंपनी में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका नाम है, सैलरी है हमारे पास कि किसकी क्या क्या सैलरी है, और एड्रेस है, एड्रेस। ठीक है, तो ये ए बी सी डी, किसी की 5,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 6,000 है। इस तरीके से किसी की सैलरी है। कोई बात करते हैं, कोई हमारा दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, ये भी मुंबई से है, और ये बाराबंकी। ठीक, तो इसमें हम क्या शर्त देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ये सैलरी तो ऐड हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों की ऐड हो जो मुंबई में रहते हैं। जो लोग मुंबई में नहीं रहते हैं उनकी सैलरी को हमें ऐड नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग सम इफ का यूज करते हैं, यानी उसके एड्रेस की रेंज देंगे, उसकी सैलरी की रेंज देंगे और सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तब वो क्या करेगा, जितने भी लोग हैं मुंबई के उन्हीं की सैलरी को ऐड करेगा, यानी सिर्फ ये बी और सी की सैलरी को क्या करेगा, ऐड करेगा, और आपका आंसर बता देगा 18,000। तो ये सम इफ कुछ इस तरीके से काम करता है। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिब्रे ऑफिस कैल और एक्सेल स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए हमारा 10,48,576, ऑप्शन बी हमारा 256, ऑप्शन बी हमारा 20,48,571, और ऑप्शन डी है हमारा 10,48,580। तो जो रो की संख्या होती है लिब्रे ऑफिस, चाहे कैल हो चाहे स्प्रेडशीट एक्सेल हो, तो उसमें हमारे जो रो की संख्या होती है वो होती है इस तरीके से। रो की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल का एक्सटेंशन है, इससे पहले वाली वीडियो हमने बाकी सभी के एक्सटेंशन बताए थे,
तो लिब्रे ऑफिस रह गया था। तो आज हम बताते हैं लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन ए हमारा .dos, ऑप्शन बी हमारा .xlx, ऑप्शन सी हमारा .odp और ऑप्शन डी हमारा odt. तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है इसका एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? ODS, यानी इसका फुल फॉर्म भी होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है। तो इसका क्या नाम है पूरा? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, यानी इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्प्रेडशीट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ऑप्शन ए है हमारा डेटा का विश्लेषण और गणना, ऑप्शन बी हमारा वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन सी है गेमिंग, ऑप्शन डी है फोटो एडिटिंग। तो इसका सही ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेटा का विश्लेषण और उसकी गणना करना। यानी एक्सेल पे हम लोग वीडियो एडिटिंग नहीं करते हैं, गेम्स नहीं खेलते हैं, फोटो एडिटिंग भी नहीं करते हैं, यानी उसको डेटा को रो और कॉलम में करके उसकी क्या करते हैं? गणना करते हैं। गणना करना, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल में न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है, यानी लिब्रे ऑफिस जो कैल होता है उसमें उसका न्यूनतम जूम कितना होता है, यानी हम सबसे कम जूमिंग उसकी कितनी कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा 20%, ऑप्शन ए हमारा 20%, ऑप्शन बी हमारा 0%, ऑप्शन सी हमारा 10%, ऑप्शन डी है हमारा 15%। तो इसका सही ऑप्शन होगा, यानी जो स्प्रेडशीट होती है पूरी उसको हम सबसे कम जूमिंग उसकी होती है 20%। 20% से ज्यादा हम जूमिंग उसकी कम नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? यानी अभी हमने बताया है कि एक्सेल हो या कैल हो उसमें हम कई सारी शीट्स ले सकते हैं। तो उसमें जो कैल होता है हमारा उसमें हम अधिकतम शीट कितनी ले सकते हैं? ऑप्शन ए हमारा 32,000, ऑप्शन बी है हमारा 1,000, ऑप्शन सी है हमारा 5,000, ऑप्शन डी है हमारा 255। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 32,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल में प्रिंट प्रीव्यू करने की किस शॉर्टकट कीज का उपयोग होता है? यानी अगर हमें उसका प्रिंट प्रीव्यू जो हमने डॉक्यूमेंट्स या डेटा जो भी बनाया है अगर हम उसको प्रिंट करने से पहले देखना ही प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। यानी कि उसमें ये देखना होता है जो हमारा डेटा है वो एक पेज में आ रहा है, कहीं डेटा ऐसा तो नहीं जो हमारा छूट रहा हो कि बाद में वो हमारे उस पेज में प्रिंट ना हो। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन बी हमारा कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी है हमारा कंट्रोल प्लस एफ और ऑप्शन डी है हमारा कंट्रोल प्लस ओ। तो हमने आप सभी को शॉर्टकट कीज बताई है। कंट्रोल पी मतलब होता है प्रिंट, बस प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता है। और कंट्रोल एफ मतलब होता है फाइंड, यानी किसी चीज को ढूंढना। ऑप्शन होता है डी यानी कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी फाइल को ओपन करना। तो जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है वो क्या है? प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन ए। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, यानी कितनी जूमिंग हम बढ़ा सकते हैं और किसके आगे हम जूम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा 200% की जूमिंग, और ऑप्शन सी हमारा 300, ऑप्शन सी है हमारा 500, ऑप्शन डी है हमारा 400। यानी कितनी जूमिंग हम अधिकतम उसकी कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 500, यानी 500 से ज्यादा हम उसकी जूमिंग को नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेस प्रेसिडेंस का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका ऑप्शन है हमारा फॉर्मूला किन सेल पर निर्भर है वो दिखाना, ऑप्शन बी है हमारा एरर चेक, ऑप्शन सी है हमारा शॉर्टिंग, ऑप्शन डी है हमारा प्रिंटिंग। तो ट्रेस प्रेसिडेंस इसका क्या काम होता है? जैसे कि अभी हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम है ले लेते हैं कि इन्हीं ने, इनकी फीस है, किसी की 500 है, किसी की 300 है, किसी की 600 है, इस तरीके से। और उन्हीं ने हमने, और ये गर्ल्स की हो गई और इधर बॉयज की हो गई। बॉयज इधर हो गई 300, ठीक है, आ गया टोटल, इधर हो गया टोटल, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि किस स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला हमारा, यानी ये जो 600 रुपए है वो किधर जुड़ा हुआ है, ये इस वाले उसमें सब में हमने किया है या वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस वाले सेल पर, इस वाले सेल को क्लिक करते हैं और ट्रेस प्रेसिडेंट वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करते हैं, तो ये हमारा इस तरीके का एरो ले आता है और ये बताता है कि ये किस में जुड़ा हुआ है, यानी ये सेल किस पर निर्भर है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये बता देगा, अगर ये इसमें ऐड हुआ होगा तो इसका एरो इधर आ जाएगा, वरना इसका एरो इधर ही रहेगा, इस तरीके से। यानी ये एरो करके बता देता है कि ये जो सेल है वो किस पे निर्भर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फॉर्मूला किन सेल पर निर्भर है वो दिखाता है, ऑप्शन ए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शीट हाइड करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए हमारा राइट क्लिक शीट टैब पर और हाइड वाले ऑप्शन पर, फिर उसके बाद में ऑप्शन बी हमारा डिलीट वाले ऑप्शन पे, ऑप्शन सी हमारा कंट्रोल प्लस एच, या ऑप्शन डी है हमारा अल्ट प्लस एच। तो जहां पे अभी हमने बताया, यहाँ पे लिखा होता है ना कि शीट 1, शीट 2, यहाँ पर जाकर के हम 2 बार राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, और जब राइट क्लिक करेंगे तो हमारी एक टेबल ऐसे ओपन हो जाएगी, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होता है हमारा हाइड का। तो इस वाले हाइड वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो हमारी ये फाइल डिलीट, सॉरी हमारी ये शीट डिलीट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी हाइड हो जाती है और ये दिखाई नहीं देगी, और उसके आगे हमारी शीट 2 आ जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। F2 की का उपयोग, F2 की जो होती है हमारी, यानी फंक्शन कीज होती है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है सेल को एडिट मोड में लाना, ऑप्शन बी है सेव करना, ऑप्शन डी है प्रिंट करना, और ऑप्शन डी है हमारा नई शीट
तो अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप तीनों को पता चल गया होगा इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेल को एडिट मोड में लाना। सेव करना भी नहीं होगा, अभी हमने सेव करने की भी शॉर्टकट कीज आप लोगों को बताई है, प्रिंट करने की भी बताई है और नई शीट्स लेने की भी शॉर्टकट बताई हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए है हमारा डुप्लीकेट हटा देता है, ऑप्शन बी है हमारा जोड़ करता है, ऑप्शन सी हमारा शॉर्ट करता है, ऑप्शन डी है फिल्टर लगा देता है। तो यूनिक मतलब होता है यूनिक फंक्शन। अगर हम बात करें शीट पर, तो अगर हमने अपनी शीट्स में जैसे कि 1 2 2 4 5 ये सारे लिखा, ठीक है, और उसके बाद में हम अपनी डेटा वाली रेंज को पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं और यूनिक वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करते हैं। तो वो क्या करता है काम, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वो जितने भी डुप्लीकेट्स नंबर्स होते हैं उनको हटा देता है। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 बार आया हो, यानी ये जो 1 है हमारा ये भी यूनिक है, जो 2 है हमारा वो भी यूनिक है, ये पूरी शीट में नहीं आया है। जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसमें इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार आया हो, यानी उसका ये क्या काम करता है, डुप्लीकेट हटा देता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैंड बिटवीन ब्रैकेट a, 10 ब्रैकेट क्लोज क्या करेगा? ऑप्शन ए हमारा 1 से 10 के बीच रैंडम नंबर देता है, ऑप्शन बी हमारा हमेशा 1, ऑप्शन सी हमारा हमेशा 10, ऑप्शन डी है एरर। तो रैंड बिटवीन फॉर्मूला समझ लेते हैं, होता क्या है, इक्वल रैंड बिटवीन। जब हम इक्वल रैंड बिटवीन लिखते हैं तो इसके नीचे हमें वो बताता रहता है, नीचे लिख के आएगा बॉटम, यानी हमें बॉटम नंबर चाहिए, बॉटम नंबर। और उसके बाद में कॉमा लगा के लिख के आता है टॉप, यानी हाईएस्ट नंबर। यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बॉटम में 50 और कॉमा यहाँ पे हाईएस्ट यानी टॉप वाले में लिखते हैं 100 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो वो रैंडम हमें 50 से नीचे के नंबर नहीं देता है और 100 से ऊपर के नंबर नहीं देगा। यानी हम उस डेटा को कितना भी ड्रैग करते जाएंगे वो हमें 101, 102 यानी 48, 47, 20, 25 ये सारे नंबर हमें कभी भी नहीं देगा, भले वो शीट पूरी फुल हो जाए, लेकिन वो बस 50 से 100 के बीच ही, यानी वो 55, 56, 78 ये इस तरीके के नंबर देगा, लेकिन कभी भी 50 से नीचे के नंबर नहीं देगा और 100 से ऊपर के नंबर नहीं देगा। यानी वो इन्हीं के बीच के रैंडम नंबर को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिड ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा ओपन एक्सेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 2 3 का परिणाम क्या होगा? तो मिड क्या काम करता है, अल्फाबेट्स बताता है, लेकिन कौन से अल्फाबेट्स बताता है, क्योंकि लेंथ ही अल्फाबेट्स बताता है और इसमें मिड भी अल्फाबेट्स बता रहा है। तो इसका सही ऑप्शन पहले बात कर लेते हैं, ऑप्शन है कितने। ऑप्शन ए हमारा EXC, ऑप्शन बी हमारा XCE, ऑप्शन सी हमारा CEL या ऑप्शन डी है हमारा EX। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिड क्या होता है। मिड फंक्शन
यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है एक्सेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा 2, 3। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है यानी हमें जितना भी फॉर्मूले में वर्क करना है वो एक्सेल पे ही करना है। तो ये कह रहा है यानी 2, यानी ये जो दो लेटर्स हैं, एक ई हो गया एक एक्स हो गया, तो एक्स के बाद हमें 3 लेटर्स को देखना है, यानी किसको दिखाएगा, ये CEL को दिखाएगा। ठीक है, हम ये क्या कह रहे हैं कि हमें आगे के 2 लेटर्स छोड़ करके जो 3 लेटर्स हैं हमें उनको देखना है। यानी हम चाहेंगे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया होता 1 और यहाँ पे लिख दिया होता 2, तो ये हमें खाली XE दिखाता, क्या दिखाता, XE दिखाता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2, 3, यानी आगे के 2 लेटर्स को छोड़ करके पीछे के 3 लेटर्स को दिखाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, CEL। क्लियर? तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।